तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आप लोग के लिए आज जो अर्थशास्त्र का 40 जो है क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, और जिनका भी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स है उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही है। साथ ही साथ आपका जो कॉमन 40 नंबर का जो पेपर होगा उसके लिए भी सब इम्पोर्टेंट है। तो आप ज़रूर जो है प्लेटफॉर्म का जो 40 नंबर का मैं सेट करवा रहा हूँ उसको ज़रूर देखिएगा, चाहे हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स का। क्योंकि आप ये नहीं समझिएगा कि हमारा हिस्ट्री नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है आपका 40 नंबर में फ़ायदा करेगा। हालांकि 80 नंबर में आपका जो सब्जेक्ट होगा उसी से फ़ायदा होगा, लेकिन 40 नंबर में जो कॉमन सब कुछ पढ़ना है तो आपको थोड़ा बहुत जो है हर चीज़ का बेसिक देखना ज़रूरी है। तो उसके लिए ये सेशन मैं ला रहा हूँ आपका जो है बहुत जल्दी, जो साइंस का भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो उसको बस आपका जो है ये सब वीडियो देख लीजिएगा तो 40 नंबर में आपका बढ़िया तैयारी हो जाएगा। बाकी 80 नंबर के लिए आप अपना सब्जेक्ट पढ़िए जो भी आपको है। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और जो जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर बहुत आप लोग कम करते हैं, पता नहीं क्या नुकसान है आप लोग को शेयर करने से, लाइक करने से। आप लोग लाइक नहीं कर पाते हैं। हम जो है इतना मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाते हैं, वीडियो जो है डालते हैं, एडिटिंग करते हैं, लेकिन आप लोग जो है एक जो है सिंपल हाथ से लाइक नहीं कर पाते हैं। कितना शर्म की बात है बताइए। और ऐसा नहीं है कि आपको जो है ये ज़बरदस्ती जो है पेड कोर्स में दिया जा रहा है चाहे कुछ भी। लाइक तो कम से कम कर दिए साथी, जो है आप लोग खुद शिक्षक हैं, आप पढ़ाइएगा दिल से। आपको जो है कोई बोल देगा कि सर जो है आप नहीं पढ़ाते, लाइक का मतलब होता है कि आप पसंद कर रहे हैं, ठीक है। लाइक कीजिए और देखते हैं, आप जो है टीचर बनिएगा तब आपको समझ में आएगा। आप तो खुद टीचर बनने वाले, तो आपको इसे समझ में आना चाहिए कि ये उत्साह बढ़ाने के लिए टीचर का जो है सपोर्ट जरूरी होता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वैश्वीकरण से जो है किसको किसको फायदा होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक एवं निर्यातक दोनों को होता है। अब वैश्वीकरण का मतलब ग्लोबलाइजेशन होता है, पूरे वर्ल्ड। जब देखिए इकोनॉमिक जब आप पूरे विश्व लेवल पे हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? वैश्वीकरण बोलते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल समझा देता हूँ। जैसे रेडमी का मोबाइल आपके हाथ में होगा, चाहे रियलमी का होगा, ठीक है, चाहे वन प्लस का होगा, चाहे आईफोन का होगा। मोटा मोटी इंडिया में भी यही चार चल रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है चाइनीज चलता है, क्योंकि सस्ता होता है और ज़्यादा दिन चलता भी है। हर आदमी तो 60-70 हज़ार का मोबाइल अफोर्ड नहीं ना कर सकता है, सबका बाप तो उतना रईस है नहीं, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, अमेरिका में मोबाइल बना वैश्वीकरण से, ठीक है, और इंडिया में बिक रहा है। वही अमेरिका का मोबाइल चाइना में बिकेगा, वही अमेरिका का मोबाइल जो है फ्रांस में बिकेगा, अमेरिका ब्रिटेन में बिकेगा, लंदन में बिकेगा। तो वैश्वीकरण से क्या हुआ कि जो अमेरिका का कंपनी बना रहा है उसको, उसका क्या हो रहा है, जो है सामान पूरे विश्व में बिक रहा है, ठीक है। तो बिक रहा है तो क्या हुआ, उत्पादक को भी फायदा है, उस कंट्री वाले को फायदा, वो निर्यात कर रहा है, जहाँ जहाँ निर्यात कर रहा है उसको भी फायदा है। तो कुल मिला के यही कहना चाह रहा है कि वैश्वीकरण से क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे चाइनीज मोबाइल देख लीजिए, चाइनीज जो चाइना वाला बनाता है उसको भी फायदा है, और वो निर्यात करके पूरे विश्व में बेचता है, तो जो निर्यातक को भी फायदा है, ठीक है ना। तो यही बात कहना चाह रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 1995 में, ठीक है। इसका जो मुख्यालय आपका जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, सूचना एवं सूचना जो है सॉरी संचार प्रौद्योगिकी का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जैसे विश्व बैंक जो है वैश्वीकरण में बिल्कुल सहायक हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे कोई भी बड़ा कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहिए, सॉरी बड़ा कंपनी कहा गया, विश्व को, जैसे इंडिया में कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना सरकार को, और जो है पैसा चाहिए तो विश्व बैंक से ले लेती है, और जो है अपना इकोनॉमिक सेटअप करती है, और उसके बाद जो बनाती है उसको पूरे विश्व लेवल पे फैलाती है। तो इसी तरीके से वैश्वीकरण होता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरे विश्व का जो है एक पटल पे आ जाना, यही वैश्वीकरण कहलाता है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नांकित में कौन जो है व्यापार जो है अवरोधक है? अवरोधक का मतलब होता है रुकावट डालने वाला चीज़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आयात कर और निर्यात कर। जब कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, ठीक है, चाहे इसी देश पे ले लीजिए,
अगर आयात कर का मतलब होता है कोई भी चीज़ हम जो है भारत किसी दूसरे देश से ले रहा है और उस पे जो टैक्स लगता है उसको आयात कर बोलते हैं। और भारत जो है किसी दूसरे चीज़ में देश पे किसी चीज़ को भेज रहा है और उस पे जो टैक्स लगता है उसको निर्यात कर बोलता है। तो टैक्स जितना ज़्यादा होगा उतना जो है व्यापार में जो है दिक्कत होगा, ठीक है ना? जब व्यापारी को फ़ायदा ही नहीं होगा, मान के चलिए अडानी जो है कोई बड़ा कुछ बनाया, कारें बनाया, महिंद्रा का मान लीजिए थार बनाया, और थार जो बन गया इंडिया में, अब उसका रेट जो है 10 लाख रुपया रखा हो, ठीक है। अब उस पर पता चला कि उसको जो है 3 लाख रुपये टैक्स से लग रहा है चाहे विदेश भेजने में एक कार को। अब वहाँ पे जाके वो उतना में नहीं बिका तो क्या हो जाएगा, इससे जो है व्यापार क्या होगा, दिक्कत होगा। वो जो है महिंद्रा थार जो इंडिया में बिक कर आ जाएगा और जो है कंपनी बहुत बड़ा लेवल पे नहीं हो पाएगी और न ही वो जो है ग्लोबलाइज हो जा पाएगी, ठीक है। तो यही कह रहा है कि व्यापार में क्या अवरोधक है, तो आयात कर और निर्यात कर दोनों अवरोधक है। दोनों होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। आगे कह रहा है कि उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राल्फ नादर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, जागो ग्राहक जागो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, आप लोग का स्प्राइट जो जाइएगा, आप दिल्ली वगैरह में जाइएगा तो आपको जो वही स्प्राइट जो 85 रुपये में मिलेगा 2 लीटर का, अब भारत इंडिया में आती है, सॉरी बिहार में आइएगा तो वही स्प्राइट जो आपको 95 रुपया का कर देता है। और कहता क्या है कि ठंडा को ठंडा करने के लिए जो है 10 रुपये बढ़ा दिया गया। भाई ठंडा का नाम ही ठंडा है और तुम ठंडा को गर्म दोगे और उसके बाद ठंडा करने का पैसा लोगे। तो ये इसी के लिए जो है उपभोक्ता जो है जागरण के लिए, कि आपको जो है कोई गलत चीज़ ना दे दे, कोई गलत चीज़ कोई मतलब ज़्यादा प्राइस पे नहीं दे, इसी के लिए जागो ग्राहक जागो जो है भारत सरकार का योजना है। उसके तहत इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। हालाँकि फ़ोन कीजिएगा तो जल्दी कोई उठाएगा नहीं, तो ये सब कागज़ी होता है ज़्यादातर, ठीक है। बहुत कम जगह है जहाँ पे जो है एक्टिव रहता है, जैसे दिल्ली वगैरह में आप कीजिएगा तो पटाख से जो है इसका रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो इसलिए वहाँ का व्यापारी जो है ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर पाता है। आगे कह रहा है कि बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। जैसे मसाले, बोतल बंद पेय पदार्थ, शिशु आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1993 में, ठीक है। 1993 में जो आपका मानव अधिकार जो है सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स जो आपका अधिकार है, मानव अधिकार जो है दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ये भी बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कदम जो है विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब होता है जैसे पैसे का वैल्यू गिरना, ठीक है। आगे कह रहा है कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में जो है कौन सा कथन जो है सत्य है, बताइए। तो इसमें जो आपका कह रहा है कि कीमत स्तर में कमी आ जाती है, मुद्रास्फीति के कारण जो है कीमत स्तर में कमी नहीं आती है, बढ़ जाती है, ये गलत हो जाएगा। कीमत स्तर में वृद्धि आ जाती है, बिल्कुल जो है वृद्धि आ जाती है। जैसे मुद्रास्फीति के केस में क्या होता है, देखिए मुद्रा का वैल्यू गिर जाता है, मुद्रा का वैल्यू गिर गया तो आप स्वाभाविक है कि सेम चीज़ खरीदने के लिए आपको जो है ज़्यादा मुद्रा का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। जिम्बाब्वे में क्या हुआ था, एक बार जो है वहाँ की सरकार जो है थोड़ा अर्थशास्त्र वगैरह कम पढ़ा लिखा मूर्ख सा जो है बैठ गया था गद्दी पे। वो क्या किया ना कि ढेर सारा पैसा छाप दिया, ठीक है। उसको लगा कि इतना पैसा छाप देते हैं पूरा हम धनिक हो जाएंगे। वहाँ के लोगों का जो है वहाँ के करेंसी का वैल्यू इतना ज़्यादा गिर गया कि जो है चाय लेना जाता था, चाय के लिए कि जो है क्या कहते हैं दूध का पैकेट लेने जाता था तो गाड़ी में जो है कार में भर के पैसा लेके जाता था। एक कार पैसा देता था तो एक जो दूध का पैकेट लेके आता था, ये ऐसा स्थिति हो जाता था, ठीक है। तो आपके पैसा छापने से जो है पैसा का वैल्यू नहीं बढ़ जाएगा। वो पूरा जो है वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड बैंक और IMF वगैरह वहाँ से तय होता है, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के हिसाब से तय होता है, ठीक है। नहीं तो हर आदमी जो भारत सरकार ही पैसा छाप के सबके घर में पैसा भेज देती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति में क्या होता है बताइए, लोगों की क्रय शक्ति जो है क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक जो है का आधार वर्ष क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2011 और 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवयव जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है। देखिए, मानव विकास सूचकांक जब तैयार किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो HDI इसको बोलते हैं। ठीक है, HDI जो है बताता है कि कौन सा देश कितना जो है डेवलप है। ठीक है, ये उसका समाज कितना डेवलप है। तो कौन कौन चीज़ जो है इसको रखा जाता है पैमाने के रूप में, तो आपका जो जन्म काल में जीवन आशा रखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल रखा जाता है। साक्षरता दर को रखा जाता है, लेकिन वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर को नहीं रखा जाता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दोषपूर्ण जो है शिक्षा प्रणाली। यहाँ के शिक्षा में हालांकि इफेक्ट है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कहूँगा कि सिस्टम में इफेक्ट है। ठीक है, अभी हाल ही फिलहाल में देख लीजिए BPSC 7th फेज का ही रिजल्ट आया, उसी में देख लीजिए कितना है, जैसे तैसे रिजल्ट निकाल दिया गया ना, कट ऑफ है, 40,000 नियोजित टीचर को ही भर दिया गया है, सब आता है। पेपर जो है पुलिस का पेपर लीक हो गया था। तो क्या बताइएगा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली तो है ही है, उसमें सबसे बड़ा जो खेल है सिस्टम का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृषि पर जो है जनसंख्या का अधिक ज़्यादा बोझ होने के कारण जो है इस पर कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग तो लगे हुए हैं, लेकिन जो है अपना रोजगार जो है नहीं पा पाते, बेरोजगारी में ही रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः जो किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, इसको डिसगाइज जो है अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की लगभग कितनी भूमि जो है बाढ़ जो है उन्मुख है, मतलब बाढ़ जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का जो है प्रकोप अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी बिहार में जो है बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, क्योंकि उत्तरी बिहार में आपको पता होगा कमला, कोसी, बलान सब जो है जो ज़्यादा मोरदार नदियाँ जो है ये उत्तर बिहार में ही हैं, जो कि नेपाल के तराई क्षेत्रों से निकलती है। साथियों, जो आज दुर्गा पूजा का माहौल है, अष्टमी का माहौल है, तो आप लोग को सबसे पहले अष्टमी का बधाई। और जो है अभी से ही क्या कहते हैं बजने लगा है गाना बजाना, तो आपको थोड़ा बहुत वीडियो में आएगा, तो घबराइएगा नहीं, किसी तरीके से इस वीडियो को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। चलिए आगे कह रहा है कि बिहार में सिंचाई के किस साधन पर किसानों की निर्भरता जो है सर्वाधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुएं एवं नलकूप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी आबादी जो है गांव में रहती है, मतलब कितने लोग जो है गांव में रहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 88.70%, मतलब 11.3% ही लोग मात्र शहर में रहते हैं बिहार में। ठीक है, 88-89% जो है आपका जो गांव में ही अभी भी लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, आजीविका का मतलब होता है जिसको करके जो आदमी जिंदगी जीता है, मतलब तो इसका मुख्य स्रोत क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि। 48% आबादी जो है अभी भी कृषि पर आश्रित है बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, उत्पादन का क्या अर्थ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयोगिता का सृजन करना। साथ ही साथ मैं आप लोग के लिए बताना चाहूँगा साथियों, आप लोग का जो है क्लास 9-10 का सोशल साइंस और साइंस का PDF तैयार है। साथ ही साथ 6 to 8 का जो है आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और क्लास 6 to 8 का साइंस का PDF तैयार है। क्लास 9-10 के आपका हिंदी और मैथ्स का PDF तैयार है। बहुत जल्दी जो इंग्लिश पे काम चल रहा है उसका PDF भी तैयार कर लिया जाएगा। जो भी साथी अपने जो भी रिलेटिव सब्जेक्ट में जो है PDF चाहते हैं, आप हमारे नंबर जो है कमेंट बॉक्स में दिया गया उस पर मैसेज कीजिएगा। कृपया करके व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कई अन्य कामों में बिजी रहता हूँ, इसलिए आप लोग का फ़ोन उठाना जो है दिन भर संभव नहीं है। साथ ही साथ हमारे पास इतना टेक्निकल टीम नहीं है कि वो आप लोग का फ़ोन उठाए, और जो है तो इसलिए आप जो है मैसेज कीजिएगा। ठीक है, और जो है बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो तभी जो है व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा कि सर फ़ोन कर सकते हैं, तो कर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो उत्पादक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षक है। ठीक है, शिक्षक से बड़ा उत्पादक इस दुनिया में कोई नहीं है। एक किसान होता है और एक शिक्षक होता है। ठीक है, जिस तरीके से किसान जो है धरती को स्वच्छता संवारता है, उसके बाद उसको खेती करता है उस पर, ठीक है, उसके बाद अन्न उपजाता है, उसी तरीके से शिक्षक जो है एक जो है मिट्टी के पुतला जो इंसान को पढ़ा लिखा के एक ऐसे जगह पे छोड़ देता है। जैसे शिक्षक क्या होता है, एक सड़क की तरह होता है। ठीक है, खुद तो अपने ही जगह पे रह जाता है, लेकिन अपने साथ जो उनके साथ पढ़ने वाले होते हैं, जो उसको वो पढ़ाता है, IAS IPS डॉक्टर और SP DM बना देता है। ठीक है, तो शिक्षक कोई भी हो इस दुनिया में, आपसे जिससे 2 अक्षर भी सीखे हो तो उसका रिस्पेक्ट करना सीखिए। शिक्षक और माता पिता, उसका जो है कोई जोड़ा नहीं है दुनिया में।
आप कितना ही बड़ा बन जाइए, उनके नज़र में छोटा ही रहिएगा, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिए। और आजकल जो है थोड़ा ये सब जो है प्रथा धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। आज से 10 साल, 15 साल जो है माहौल था जो शिक्षा के प्रति सम्मान का। देखिए, सम्मान एक ऐसा चीज़ है जो आप दीजिएगा वो आप पाइएगा, ठीक है? और आदमी एक चीज़ दुनिया में बहुत जो है शुद्ध सहित लौटाता है, वो है आपका बेइज़्ज़ती, ठीक है? तो किसी को ज़िंदगी में कभी भी अपमान नहीं कीजिए, नहीं तो कुछ रिटर्न करे चाहे नहीं करे, वो आपको ज़िंदगी में बेइज़्ज़ती ज़रूर रिटर्न करता है, ठीक है? तो आप सम्मान दीजिए। और खुद शिक्षक हैं तो सम्मान का अधिकार भी है और सम्मान देने का अधिकार भी है, ठीक है? तो वही था, मैं आपको बता रहा था कि जो है कौन उत्पादक का काम करता है इसमें, तो शिक्षक है। आगे कहा कि अर्ध विकसित का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, निर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो आपको पता होना चाहिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है विकासोन्मुख है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विकासोन्मुख का मतलब होता है कि हम लोग अभी विकसित हुए नहीं हैं, लेकिन हम लोग जो है विकास के रास्ते पर चल पड़े हैं। विकसित का मतलब जो ऑलरेडी विकसित हो चुका है, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ये सब जो है डेवलप्ड कंट्री है। हम लोग क्या है, डेवलपिंग है। अर्ध विकसित मतलब जो है गरीब है, ठीक है? जैसे और अफ्रीका वगैरह के कंट्री में जाइएगा, पिछड़ा कंट्री हो, जाम्बिया हो गया, अफ्रीका के क्या कहते हैं, सेनेगल हो गया, केन्या हो गया, उसके बाद युगांडा हो गया, सोमालिया हो गया, ये सब बहुत अभी भी बहुत अनडेवलप है। अभी भी वहाँ पे कच्ची सड़क है, ठीक है? आपको जो है बहुत तरीके का दिक्कत वहाँ पे सामना करना पड़ता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि 2011 में देश की जनसंख्या हो गई कितना? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 121 करोड़। हालांकि अभी जो एक डाटा है उसके अनुसार जो है 140 करोड़ पार कर गया है, और भारत जो है चाइना को पीछे छोड़ के एक नंबर पे चला गया है। तो हम लोग जो है टॉप पे आ गए हैं, और ये बहुत बड़े गर्व की बात है हम लोग के लिए, ठीक है? चलिए, आगे कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान क्या है? तो जनसंख्या के हिसाब से भारत में जो बिहार का स्थान है वो हो जाएगा आपका तीसरा स्थान है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार नियोजन से जनसंख्या वृद्धि पर क्या असर हो सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, इसे नियंत्रित किया जा सकता है। परिवार नियोजन क्या होता है? तो एक तरीके से सरकार के द्वारा चलाया गया ऐसा कदम जिससे जो है आपको कम से कम जो है बच्चा पैदा कीजिए। कुल मिला के मतलब दो आदमी है, एक बच्चा पैदा करने के लिए माता और पिता का जरूरत होता है, तो दो आदमी अगर है, ठीक है, तो दो से दो हो तो कभी भी जनसंख्या जो है ना बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही क्या होता है, दो पर मतलब से चार पाँच छः आ जाता है तो स्वाभाविक जनसंख्या बढ़ेगा। जैसे चाइना जो है कुछ दिन के लिए वन चाइना वन पॉलिसी लगाया था, मतलब माता पिता मिला के एक संतान पैदा करेंगे तो मतलब दो आदमी से एक आदमी होगा, तो स्वाभाविक है क्या होगा, जनरेशन घटेगा, ठीक है? अब जो है उसका जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा घट गया, और बूढ़ा लोग जो है वहाँ बहुत ज़्यादा हो गए, तो अब जो है वो कह रहा है कि नहीं, दो आदमी दो, हर परिवार में दो बच्चे होने चाहिए हर हालत में, ठीक है? चलिए, आगे कह रहा है कि वैश्वीकरण के कितने वाहक हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 3 वाहक हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। आगे जो है आपको पता होगा जो है स्वतंत्र व्यापार नीति का समर्थन किसने किया था? तो एडम स्मिथ ने किया था। एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जो है जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निजीकरण में किसे महत्व दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, निजी क्षेत्र को जो है महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उदारीकरण में किसका नियंत्रण कम किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। सरकारी नियंत्रण का जो है क्या किया, कंट्रोल कम किया जाता है। आगे कह रहा है कि अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र आपको पता होना चाहिए, कला एवं विज्ञान जो है दोनों है, ठीक है? आर्ट्स एवं साइंस दोनों है, ठीक है? आगे कह रहा है कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है। यथार्थ का वादी का मतलब होता है जो आप है वही जो है दिख रहा है, ठीक है ना? बहुत आदमी जो होगा जैसे कि बोलेगा आपके मुंह पे बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाद में आपको काट लेगा, तो वैसा नहीं, जो है फैक्ट वो फैक्ट है, ठीक है? ओपन बुक की तरह, ठीक है? तो अर्थशास्त्र क्या है, एक ओपन बुक साइंस है। तो यह कथन किसका था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रॉबिन्स का है, ठीक है? रॉबिन्स क्या है, एक अर्थशास्त्री वगैरह लोग हैं, बहुत बड़े लोग ये सब है। आगे कहा कि अर्थशास्त्र है तो क्या हो जाएगा, एक आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यथार्थवादी के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताइए। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना। जैसे एसबीआई वगैरह, पीएनबी वगैरह हो गया, इलाहाबाद हो गया, आईडीबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया,
ये सब क्या हो गया, तो आपका कॉमर्शियल बैंक हो गया, व्यावसायिक बैंक हो गया। जबकि आरबीआई क्या हो, तो बैंकों का बैंक होगा। इसको ध्यान रखिएगा। आरबीआई जो है, इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। इसकी स्थापना जो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और जो भी पैसा वगैरह छापने का काम इसी के कंट्रोल से होता है, 1 रुपया को छोड़ के। आगे कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक जो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जमा स्वीकार करने के जो है बदले ग्राहकों से ब्याज वसूलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पूर्ण स्वामित्व वाले जो है प्रथम भारतीय बैंक कौन है। ये जो फुल कंट्रोल जो सब भारत सरकार का जिस पे रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीएनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1935 हो जाएगा। कुछ देर पहले ही बोला था, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शुरू में जो है 5 करोड़ की पूंजी से बैंक स्टार्ट हुआ था। आज जो है इसके पास 5,000 करोड़ से ऊपर का जो है 5,000 के आप जो है काउंट नहीं कर सकते, इतना है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा। चलिए आगे करा कि किस देश का केंद्रीय बैंक है, किसी देश का केंद्रीय बैंक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर की संस्था। तो ये था साथी आपका अर्थशास्त्र का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको देखिए। आपका कोई भी जो है चाहे साइंस के हैं, चाहे सोशल साइंस के, चाहे हिंदी के, चाहे मैथ के, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 40 नंबर में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग सब रहेगा। तो इसको देखना जरूर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है ये शानदार क्वेश्चन का जो है कलेक्शन लाया जा रहा है आप लोग के लिए। ठीक है साथियों, तो चलिए बाकी पीडीएफ वगैरह लेना है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कृपया करके कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि वैसे भी दुर्गा पूजा का समय है तो शोरगुल बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलिए साथी, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।